जितने भी मेरे इंग्लिश के वीडियोज आएंगे उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट वीडियोज ये होने वाला है, क्योंकि इस वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसलेशंस का मास्टर फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला जिस फॉर्मूला को यदि आप समझ जाते हो, सीख जाते हो, तो इंग्लिश ट्रांसलेशंस आपका इजी हो जाएगा। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस आपका काफी इजी हो जाएगा। इसके बाद आप हिंदी टू इंग्लिश भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और इंग्लिश से हिंदी भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं आसानी से, और इसके बाद कोई भी इंग्लिश आप तुरंत समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशंस का मास्टर फॉर्मूला। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसको यदि हम समझ जाए तो हम इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश काफी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, आसानी हो जाएगा यदि आप मास्टर फॉर्मूला को समझ जाते हैं। तो मास्टर फॉर्मूला को समझने से पहले कुछ हिंदी का सेंटेंस लेते हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस लेता हूं, है ना, एक सेंटेंस लेता हूं, मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। अब यदि इस सेंटेंस को हम लोग देखें, इस सेंटेंस को देखें और आराम से थोड़ा सा गौर करें कि इस सेंटेंस में कौन कौन सा पार्ट है। तो ये जो मैं है, ये है हमारा सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। और ये जो है खाना है ना, ये खाना का मूल रूप, इसका मूल रूप खाना है, खाता। खाता का मूल रूप होता है खाना, और ये हमारा वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है ना। और ये जो है आम, आम ये है हमारा ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस का हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये जो अंत में है ना, वाक्य के अंत में जो वर्ड है वो है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसको शॉर्ट रूप में हम लोग क्या लिखते हैं? एच भी लिखते हैं। क्या लिखेंगे? एच भी लिखेंगे। सब्जेक्ट को शॉर्ट में एस भी लिखेंगे, वर्ब को शॉर्ट में भी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को ओ भी लिखते हैं। अब इस प्रकार यदि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस यदि हिंदी में कोई भी सेंटेंस है, तो उसमें मूल रूप से आपको इन सब वर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। कौन कौन से वर्ड मिलेंगे? सब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और कंप्लीमेंट। क्या मिलेंगे? कंप्लीमेंट। अब ये पांच रूप से, है ना, पांच प्रकार के जो वर्ड हैं, कोई ना कोई सेंटेंस में या कोई भी सेंटेंस में आपको जरूर मिलेंगे। यदि कोई भी ना हो, ऑप्शनल भी हो सकता है, लेकिन यही पांच तरह के वर्ड आपको मिलेंगे कोई भी सेंटेंस में। कौन कौन? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और कंप्लीमेंट। अब सवाल आता है कि आखिर यही सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है, तो ये सेंटेंस जो है वो तो हिंदी में है ना, ये सेंटेंस हिंदी में है, इसे हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। किस में ट्रांसलेट करना पड़ेगा? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशंस का आखिर क्या रूल है? इसका मतलब आपको ये समझना है कि जो हमारा कोई भी सेंटेंस, हिंदी का जो सेंटेंस होगा, हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा और कंप्लीमेंट होगा। इसी को ऑर्गेनाइज करना है। क्या करना है? एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, और वही हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा हिंदी से इंग्लिश। अब यहाँ पर यदि देख सकते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ना, अलग अलग जगह है यदि हम लोग हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो। लेकिन यदि हिंदी से इंग्लिश हमें ट्रांसलेट करना है तो यही हमारा जो है सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, है ना, इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, एच भी हम लोग इसको लिखेंगे, इसके बाद ये कंप्लीमेंट सी ओम पी लिखेंगे, है ना। इसको हमें एक वे में ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। किसमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है? एक वे में ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और वही हमारा ट्रांसलेशन हो जाता है हिंदी टू इंग्लिश। इस चीज को आप समझ गए, है ना। हमें ऑर्गेनाइज करना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को। तो हमारा जो बनाने का नियम हो जाता है, मास्टर फॉर्मूला जो होता है, हमारा जो एक स्थान होता है, मास्टर फॉर्मूला का मतलब है कि सब्जेक्ट का एक अपना स्थान होगा, ऑब्जेक्ट का एक स्थान होगा, वर्ब का एक स्थान होगा, हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीमेंट का एक स्थान होगा ट्रांसलेशंस में, और उसी को हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं, और वही हमारा ट्रांसलेशंस का मास्टर फॉर्मूला कहलाता है। तो हम लोग कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जब भी हमें यदि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है ना, तो हम क्या करते हैं? हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस में सबसे पहले हम हिंदी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? सब्जेक्ट को। जो भी होगा सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या हम लोग लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब फॉर्म, है ना। जो भी वर्ब होगा वर्ब फॉर्म हम लोग लिखेंगे, और वर्ब फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। किसको लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखते हैं कंप्लीमेंट। क्या लिखेंगे?
कंप्लीमेंट हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद। तो ये जो हमारा एक फॉर्मूला बन के रेडी होता है और फॉर्मूला बन के जो तैयार होता है, यही फॉर्मूला हमारा कहलाता है मास्टर फॉर्मूला। चलिए मैं फिर एक बार लिख देता हूं मास्टर फॉर्मूला क्या होता है ना। तो चलिए सबसे पहले जब भी हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेशंस के दौरान हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद है ना, सब्जेक्ट को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं एस, है ना। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग वर्ब फॉर्म को लिखेंगे, है ना, वर्ब या वर्ब फॉर्म को लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, कंप्लीमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कंप्लीमेंट लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस का ट्रांसलेशन करोगे, हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करोगे, है ना, तो एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब का ये एक अपना स्थान होता है और इसी स्थान पर हम लोग रखते हैं। यदि इस स्थान के उलट फेर या थोड़ा भी आगे पीछे करें तो वो ट्रांसलेशन हमारा गलत हो जाता है। इसका मतलब आपको ध्यान रखने हैं, क्या ध्यान रखने हैं कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब फॉर्म को लिखना है, वर्ब फॉर्म के बाद हमारा ऑब्जेक्ट को लिखना है और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा कंप्लीमेंट को लिखना है। यदि आप ट्रांसलेशंस के दौरान सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद यदि आप ऑब्जेक्ट लिख देते हो, है ना, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हो तो ये ट्रांसलेशंस गलत हो जाएगा, क्योंकि मास्टर फॉर्मूला बोलता है कि हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होगा उसका एक अपना स्ट्रक्चर है। वो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब फॉर्म आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कुछ स्पेशल केस को छोड़ करके, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के वर्ब फॉर्म या वर्ब ही आएगा। तो ये हमारा जो मास्टर फॉर्मूला है, ये एक हमारा स्ट्रक्चर है, वे है, बताता है कि हम कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मास्टर फॉर्मूला है, इस मास्टर फॉर्मूला को आप याद रखें और समझ गए होंगे, है ना। सिंपली क्या है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब फॉर्म ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का, कि ये इसी ऑर्डर में ही आएगा, इसी ऑर्डर में ही आएगा। यदि इस ऑर्डर को आप तोड़ते हो, यदि इस ऑर्डर को आप तोड़ते हो तो वो गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत होगा। इसका मतलब है जब भी आप ट्रांसलेट करोगे इस ऑर्डर को फॉलो करना है। इसका मतलब है कि यदि आपको मास्टर फॉर्मूला याद है और अच्छी तरह से समझ है तो आप जब अपने से ट्रांसलेट करोगे हिंदी टू इंग्लिश, है ना, तो आप तुरंत ही पकड़ लोगे कि यार मैं थोड़ा गलत ट्रांसलेट कर रहा हूँ। कैसे, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं गलत ट्रांसलेट कर रहा हूँ। क्यों, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मैं दे रहा हूँ जबकि है आना तो चाहिए वर्ब फॉर्म, है ना। इस प्रकार यदि आपको ये अच्छे से याद है तो आप अपने से भी अपना गलती को पकड़ सकते हैं ट्रांसलेशंस के दौरान, है ना। अब जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो 4 प्रकार का सेंटेंस हमेशा हम लोग ट्रांसलेट करेंगे एक साथ। तो ये तो हमारा मास्टर फॉर्मूला है, ये क्या है, मास्टर फॉर्मूला है। अब चलिए मास्टर फॉर्मूला को हम लोग मॉडिफाई करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग 4 अन्य प्रकार के सेंटेंस। कौन कौन सेंटेंस, तो पहला सेंटेंस आता है हमारा अफर्मेटिव। कौन सा आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, है ना, क्या होगा। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, है ना, नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा, नेगेटिव, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव सेंटेंस का कैसे ट्रांसलेशन होगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 2 वे है, दोनों तरीका हम लोग देखेंगे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और मास्टर फॉर्मूला को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे इसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है यही मास्टर फॉर्मूला है। और इसके बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देखेंगे। चलिए तो पहले मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं, तब तक आप इस चीज को याद रखेंगे। ओके, अब हमने देखा था, क्या देखा था कि सेंटेंस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ट्रांसलेशंस के दृष्टिकोण से अभी हम लोग देखेंगे, है ना, वैसे 5 प्रकार का होता है, लेकिन फिर आगे हम लोग देखेंगे सेंटेंस के प्रकार को। तो मैं मास्टर फॉर्मूला लिख लेता हूं। यहाँ पर जो मास्टर फॉर्मूला है वो क्या है, पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग वर्ब फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्ब फॉर्म लिखेंगे। वर्ब फॉर्म लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखते हैं कंप्लीमेंट। ये जो स्ट्रक्चर है ट्रांसलेशंस का, यही ट्रांसलेशंस हमारा क्या है, यही ट्रांसलेशंस हमारा मास्टर फॉर्मूला कहलाएगा। ओके, तो इसको याद रखना है।
अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस, है ना। तो हमारा जो है सेंटेंस, हमने ट्रांसलेशंस के दृष्टिकोण से केवल हम लोग 3 सेंटेंस का जिक्र करेंगे या केवल 3 सेंटेंस ही हम लोग देखेंगे। पहला जो सेंटेंस आता है वो आता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप होते हैं, एक है हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो मैं एक ही बार में लिख देता हूं अफर्मेटिव, है ना। अफर्मेटिव को हम लोग बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरे प्रकार का जो है वो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कि आखिर हम लोग मास्टर फॉर्मूला को कैसे मॉडिफाई करेंगे एवरी केस में, एवरी सेंटेंस के टाइप में। तो सकारात्मक सेंटेंस जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका बनाने का नियम सेम है जो मैंने वहां पर लिखा है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा वर्ब फॉर्म लिखेंगे, वर्ब फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा कंप्लीमेंट लिखते हैं, है ना। तो ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम, है ना। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम है। यदि मैं बोलता हूं मैं खुश हूं, है ना, मैं खुश हूं, तो ये सकारात्मक वाक्य है। तो इस सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयुक्त होता है। किसका? नहीं शब्द का प्रयुक्त होता है। जैसे कि मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, है ना, नहीं हूं। यहाँ पर नकारात्मक का बोध हो रहा है, ये देख सकते हैं कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हमारा यहाँ प्रयोग हो रहा है, नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो रहा है। अब क्या करेंगे, क्या करते हैं कि यदि हमें इस मास्टर फॉर्मूला को मॉडिफाई करना है किस केस के लिए? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो बस इतना ही ट्रिक है और याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, यही एक ट्रिक है। याद रखना है कि जब भी हम लोग ट्रांसलेट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। नॉट का मतलब नहीं होता है, इस नहीं के लिए। तो हमारा मास्टर फॉर्मूला क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के केस में, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस के केस में हो जाएगा सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट आएगा। और नॉट के बाद हमारा क्या है? तो वर्ब फॉर्म आ जाएगा हमारा, वर्ब फॉर्म। और वर्ब फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर हम कॉम्प्लीमेंट, है ना, COMP लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बनाने का नियम या फिर ट्रांसलेशंस का मास्टर फॉर्मूला नेगेटिव के केस में। नेगेटिव के केस में हमारा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारा और दो टाइप का सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे तो लगेगा कि इससे प्रश्न पूछने का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है ना। तो हमारा यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से बनता है। एक तो है हेल्पिंग वर्ब के सहायता से, हेल्पिंग वर्ब के सहायता से, है ना, हेल्पिंग वर्ब के सहायता से, हेल्पिंग वर्ब के सहायता से। अब सवाल है कि हेल्पिंग वर्ब के सहायता से हम लोग कब बनाते हैं? उसमें है ना, हेल्पिंग वर्ब के सहायता से कब बनाते हैं? तो याद रखना है कि जब भी WH वर्ड, है ना, WH वर्ड या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, है ना, साधारण में बोलता है क्या सब्जेक्ट से पहले प्रयोग, सब्जेक्ट से पहले यदि क्या का प्रयोग होता है तो हम लोग प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के सहायता से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को। जैसे कि क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुश हूं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, क्या देखेंगे? देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले क्या का प्रयोग हुआ है। तो इस केस में हेल्पिंग वर्ब के सहायता से ट्रांसलेशन होगा। किसके सहायता से? हेल्पिंग वर्ब के सहायता से। तो हम सिंपली कुछ भी नहीं करते हैं, ये जो मास्टर फॉर्मूला का जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। कहां पर लिखते हैं? सब्जेक्ट से पहले। तो यदि सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो हमारा बनाने का नियम हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, है ना, फिर हमारा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ चुका है तो बच गया क्या? वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट आएगा। क्या आएगा? और क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे देंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब के सहायता से, है ना। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हमारा ये एक ट्रांसलेशन हो जाएगा।
अब अगला हम लोग देखते हैं, है ना, अगले टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैं ये चाहूंगा कि यदि आप इसको उतार लिए हैं, नोट कर ले वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरे लिए जगह बनेगा, है ना, इसके लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा हेल्पिंग वर्ब के सहायता से। अगले टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, अगले टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं WH वर्ड के सहायता से। किसके सहायता से? WH वर्ड के सहायता से। WH वर्ड के सहायता से तब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट के बाद, है ना, सब्जेक्ट के बाद WH वर्ड का प्रयोग होता है, जैसे क्या, कैसे, है ना, ये सब यदि सब्जेक्ट के बाद प्रयोग हो तो WH वर्ड के सहायता से ट्रांसलेट करते हैं इंट्रोगेटिव को। तो इंट्रोगेटिव इस केस में हम सबसे पहले WH वर्ड को लिखते हैं। क्या लिखेंगे? WH वर्ड को लिखेंगे, और WH वर्ड को लिखने के बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और फिर कंप्लीमेंट। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम हो जाता है इस केस में, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस में, जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं WH वर्ड के सहायता से। अब मैं एक बार सभी को समराइज करता हूं, यदि आप लोग को वीडियो पॉज करके लिखने हो तो आप लोग लिख सकते हैं। एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं सभी फॉर्मूलाज को। ओके, तो सबसे पहले मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं। अब हमारा पहला जो सेंटेंस का टाइप है वो हमारा सेंटेंस का टाइप है, जब भी हम ट्रांसलेशन देखेंगे तो इन सभी सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखेंगे, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें हमारा मास्टर फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो अब ये सब आप लोग याद कर लेंगे। चलिए, सबसे अंत में हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। दूसरा है नेगेटिव। तो नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, है ना। तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग दो तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, है ना, दो तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब के सहायता से। तो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से हम लोग जब भी ट्रांसलेट करते हैं तो क्या करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो हम लोग जो हमारा मास्टर फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये हमारा मास्टर फॉर्मूला हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के सहायता से यदि हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो। और ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस का। अब यदि हम लोग WH वर्ड के सहायता से ट्रांसलेट करें तो WH वर्ड के सहायता से यदि ट्रांसलेट करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का, तो हम हेल्पिंग वर्ब से पहले जस्ट WH वर्ड लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा WH वर्ड, है ना, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब बस यही चार रूल है जो पूरा इंग्लिश में चलता है, और यदि आप इस चार रूल को आप समझ जाते हैं तो कोई भी ट्रांसलेशंस आपसे नहीं छूटेगा और कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, चलिए, है ना, ये हमारा रूल है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देखते हैं। यदि ये है मैं खुश हूं, है ना, मैं खुश हूं। अब इसी सेंटेंस को देखें, यदि किन्हीं को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देखो कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम रिकॉग्नाइज करने का कोशिश करेंगे कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है। तो ये जो मैं है वो क्या है, सब्जेक्ट है ना। ये जो वाक्य के अंत में है ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और इसके बाद ये जो खुश है, यहाँ पर ना वर्ब है, वर्ब का तो बोध नहीं हो रहा है, तो वर्ब भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो ये एक तरह से हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो यदि इसी सेंटेंस को हम लोग देखें, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस से साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, है ना, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट कौन है, मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई। आई के बाद अब थोड़ा सा इसको फॉलो करें, यदि आप बिगनर हो तो यहाँ पर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा हूँ है, तो हूँ के लिए इंग्लिश क्या प्रयोग करते हैं, अम, है ना, आई अम, है ना, आई अम। और इसके बाद वर्ब नहीं है ना, हमारा इस वाक्य में कोई भी वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो अंत में हमारा क्या है, कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट क्या है, खुश। तो खुश का इंग्लिश होता है हैप्पी। क्या होता है, हैप्पी, है ना, हैप्पी। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम हैप्पी।
तो इस प्रकार एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि यदि आप कोई भी सेंटेंस में, है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट पहचानना सीख गए हो तो आप इजिली यदि इस फॉर्मूला के माध्यम से या इस फॉर्मूला के समझ से आप बस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कंप्लीमेंट या वर्ब ऑब्जेक्ट को आप बस बैठाते जाओ, ऑर्गेनाइज करते जाओ, आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस हो जाएगा, है ना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को पहचान करके सब वाक्य के आधार पे या वाक्य के टाइप के आधार पे आपको बस ऑर्गेनाइज करना है। तो ये एक एग्जाम्पल था, बाकी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और ट्रांसलेशन अब हम लोग शुरुआत करने ही वाले हैं। तो जितना हो सके इस वीडियोस को बार बार देखें और ये मास्टर फॉर्मूला को याद रखें। बाकी हम लोग फिर डिस्कस करते रहेंगे।